Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself, Dr. सौरभ बोहरा, recently completed MBBS from जेलन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अजमेर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक कंसाइज्ड मैनर में कि आज 22 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में रीनीट और पेपर लीक के केस को लेके जो हियरिंग हुई है उसका समरी क्या है, किस तरीके से हियरिंग हुई है, पूरे 5 से 6 घंटे जो हियरिंग चली है वो किन किन मुद्दों पे चली है, साथ ही रीनीट को लेके अब क्या चांसेस लग रहे हैं और फाइनल डिसीजन कब तक आ सकता है और आज की हियरिंग में क्या क्या हुआ, ये सब अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं बता दूं फाइनल डिसीजन अभी तक आया नहीं है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का नीट पेपर लीक को लेके जो फाइनल डिसीजन है वो अभी तक नहीं आया है और नेक्स्ट हियरिंग मोस्ट प्रोबेबली टुमारो, कल हो सकती है। ठीक है, हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कल हो सकती है हियरिंग और कल ही फाइनल डिसीजन आ सकता है। जो मेजर आज की जो हियरिंग में 22 जुलाई मतलब आज की हियरिंग में जो मेजर मुद्दे थे, आज सभी मुद्दों पे बात की गई, टोटल सभी चीजों को कवर किया गया। पेपर लीक पे बात हुई, पेपर लीक का जो एक्सटेंट है वो कितना है, एक्सटेंट ऑफ पेपर लीक उस पर भी पूरी बात हुई। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो बहादुरगढ़ जज्जर सेंटर पे जो लॉस ऑफ टाइम का जो इशू था उस पर भी पूरी बात की गई। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो ओएमआर स्कीम को लेके भी पूरा डिस्कशन हुआ। ओएमआर स्कीम के अलावा एक नया इशू आज जो डिटेल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज कंसीडर किया वो बोनस क्वेश्चन का किया, जो फिजिक्स का एक क्वेश्चन बोनस दिया गया था एटम वाला, इसको लेके कंप्लीटली बात की गई। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि आज क्या हुआ। तो पेपर लीक जो है इसका देखा गया कि पेपर लीक कंफर्म करा जा रहा है कि कब हुआ, 4 मई इवनिंग को हुआ या 5 मई मॉर्निंग को हुआ। मतलब जो पेपर लीक हुआ है, जो लीक्ड क्वेश्चन पेपर था वो 4 मई को शाम को ही हो चुका था, क्योंकि बिहार पुलिस और जो एफआईआर की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 4 मई को शाम को ही पेपर लीक हो चुका था। ठीक है, पेपर पूरा मिल चुका था और बच्चों को क्वेश्चन रटवाए गए थे। लेकिन जो सीबीआई का और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर लीक हुआ है वो 5 मई को हुआ है और जो इसमें आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो आरोपी अपने जो उनका स्टेटमेंट है वो खुद ही उसी चीज पे नहीं टिके हुए। वो खुद एक बार बोल रहे हैं कि 4 मई शाम को हमारे पास पेपर आ चुका था, हमने बच्चों को रात को ही पेपर के आंसर्स रटवा दिए थे। और सेम जो आरोपी है वो बोल रहा है सीबीआई और ईओयू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 5 मई को सुबह हमारे पास पेपर आया था, सुबह ही कुछ 1-2 घंटों में पेपर को रटवाया गया था आंसर्स को। ठीक है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि बिहार पुलिस एफआईआर की रिपोर्ट और जो सीबीआई और ईओयू की रिपोर्ट है इन दोनों में काफी ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, एक ही आरोपी के 2 बयान नजर आए। ठीक है, नेक्स्ट बात हुई एक्सटेंट ऑफ पेपर लीक को लेके कि पेपर लीक सबसे मेजर इशू ये है, वापस से एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली इसी चीज पे डिपेंड करता है कि पेपर लीक तो हुआ है, ये तो खुद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन वो पेपर लीक मास लेवल पे लीक हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर मास लेवल पे लीक हुआ है तो फिर कंप्लीटली सॉल्यूशन एक ही है कि वापस से रीनीट होगा। लेकिन फिर अगेन कोर्ट में इस चीज पे चर्चा हुई कि अगर पेपर लीक हुआ है तो ये टेलीग्राम पे ऐसे बहुत ज्यादा स्टेट्स में नहीं फैल सकता, क्योंकि पेपर लीक का तो मेन पर्पज ही ये होता है कि जो इसमें गैंगस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो इसमें माफिया होते हैं, उनका तो मेन पर्पज ही ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाएगा, टेलीग्राम पे ही सभी बच्चों को पेपर मिल जाएगा, तो फिर वो पैसा किस प्रकार से कमाएंगे। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे दाव पेच है, हो सकता है कि एनटीए के कुछ ऑफिशियल्स, हो सकता है ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑफिशियल्स अंदर जो है वो उन माफिया से मिले हुए हों, इस तरीके से भी ये चीज हो सकती है। तो फिर ये पेपर लीक अगर होता तो और मास लेवल पे लीक होता तो डेफिनेटली फिर ये चीज ज्यादा अर्निंग में नहीं कन्वर्ट हो पाती। तो ये चीज अभी एकदम क्लियर हो नहीं पा रही है कोर्ट के अंदर कि जो टेलीग्राम पे लीक हुआ है वो कितने बड़े लेवल पे लीक हुआ है, साथ ही जो पेपर जो बिहार में पटना में पकड़ा गया है, जो पेपर के जले हुए टुकड़े भी मिले थे वो केवल उन लिमिटेड 10-15 बच्चों को ही रटवाए गए, या फिर उसका जवाब जो है आंसर से वो और ज्यादा जो स्टूडेंट्स है उनको इसमें इन्वॉल्व किया गया। तो ये चीज अभी मास लीक वाली अभी क्लियर नहीं हो पा रही। अगर मास लीक प्रूव होगा तो डेफिनेटली वापस से रीनीट पूरे कंट्री में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो कोर्ट में बात हुई वो हरियाणा बहादुरगढ़ जज्जर सेंटर की बात हुई, लॉस ऑफ टाइम को लेके। क्योंकि जो हरियाणा बहादुरगढ़ जज्जर सेंटर पे जो
यहाँ की स्कूल की जो प्रिंसिपल है उन्होंने बोला था, उनका एक बयान आया था कि कोई लॉस ऑफ टाइम नहीं हुआ, पेपर बिल्कुल टाइम पे कंडक्ट हुआ था। दिक्कत ये हुई कि एक हेड ने, जो एग्जामिनेशन हेड है उस पर्टिकुलर सेंटर के, उनको दो बैंक में ऐसे पेपर्स थे, एक एसबीआई में एक कैनरा में। उनको मैसेज आया था कि एसबीआई बैंक से पेपर लेके आना है, लेकिन वो दोनों बैंक से ले आए थे। दोनों बैंक से पेपर ले आए, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कुछ समय बाद इस चीज का पता लग गया। इस चीज का पता लग गया तो फिर वो पेपर जो है वो वापस से, वो जो पेपर था, जो पेपर उनको दे दिया गया था वही आगे पूरा एग्जाम कंडक्ट हुआ। अब इस चीज को लेके बात हुई तो वो पहले से ही बोल दिया कि लॉस ऑफ टाइम तो कुछ हुआ नहीं, जो पेपर मिल गया वही पेपर सोल्व कर दिया गया। एसबीआई बैंक वाला लाना था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को कैनरा बैंक वाला मिल गया तो वही पेपर वो आगे सोल्व करते गए। अब उसमें ये टाइम लॉस का कॉन्सेप्ट लेके आ गए। चलो ठीक है, फिर भी एनटीए ने वापस से एग्जाम कंडक्ट करवा दिया। एग्जाम कंडक्ट करवा के उन स्टूडेंट्स का रेक्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये बहादुरगढ़ जज्जर वाला लॉस ऑफ टाइम के लिए तो फिर से ग्रेस स्टूडेंट्स जो थे, जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, उन 1563 स्टूडेंट्स के लिए तो वापस से 23 जून को एग्जाम कंडक्ट करवा दिया गया था, जिसमें 50% स्टूडेंट्स अब्सेंट थे। केवल 52% स्टूडेंट्स जो थे वही एग्जाम में बैठे थे। नेक्स्ट ये था कि जजेस सेंटर पे जिन स्टूडेंट्स के 718 एंड 719 मार्क्स आए थे, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 4 जून को रिजल्ट आने पे 68 और 69 थी, उनकी ऑल इंडिया रैंक वापस से जब एग्जाम हुआ और 30 जून को रिजल्ट आया, तब ये बढ़ के किस तरीके से 54,000 और 39,000 हो गई। इतना रैंक में फर्क किस तरीके से देखने को मिल सकता है। अगर उनके 718 719 ग्रेस मार्क्स की वजह से थे तो डेफिनेटली फिर उनके वापस से एग्जाम कंडक्ट होने पे भी रैंक अंडर 5,000 500,000 यहां तक रैंक आनी चाहिए थी, लेकिन ये 54,000 39,000 किस तरीके से आई। तो ये ग्रेस मार्क्स को लेके पूरी बात हुई आज कोर्ट में। सेम इस ग्रेस मार्क्स के कॉन्सेप्ट में वापस से एनटीए ही खुद फंस गया। किस तरीके से फंस गया, क्योंकि ये एक जो बोनस क्वेश्चन था फिजिक्स का, वहां पे एडवोकेट ईशा मैम ने सीजेआई को नोटिस करवाया कि ये एक क्वेश्चन फिजिक्स में बोनस दिया गया। ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हो कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी भी और न्यू एनसीईआरटी भी। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट 2 है कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, इसको अगर देखा जाए तो देखो, अगर आपको मैं दिखा देता हूं, न्यू एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टेबल, नॉट ऑल द एलिमेंट्स। लेकिन यही सेम ओल्ड एनसीईआरटी में आप पेज नंबर 303 पे देखोगे तो एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, कि दोनों एनसीईआरटी में अलग अलग स्टेटमेंट दे रखा है। एनटीए ने पहले जो आंसर की जारी करी थी उसमें इस स्टेटमेंट को गलत माना था एज पर न्यू एनसीईआरटी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन नंबर 3 आंसर दिया था। लेकिन जब वापस से चैलेंज के बाद रिवाइज्ड आंसर की आई, उनमें इन दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट मान लिया ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट करते हुए 1 और 3 ये वाला आंसर भी दे दिया, 3 वाला आंसर भी दे दिया। और ये सेम एनटीए ने बोला कि जो 720 आउट ऑफ 720 जो मार्क्स आए हैं वो टोटल 61 स्टूडेंट्स के, 720 आउट ऑफ 720 ये 61 स्टूडेंट्स के हैं। तो 720 आउट ऑफ 720 जो मार्क्स हैं वो 61 स्टूडेंट्स के हैं, तो उनमें से पूरे के पूरे स्टूडेंट जो है वो नहीं है इतने, क्योंकि इनमें से सिर्फ अगर ये ग्रेस मार्क्स मतलब ये बोनस मार्क्स नहीं मिलता है फिजिक्स वाले क्वेश्चन का, तो सिर्फ और सिर्फ जो 61 स्टूडेंट्स थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 17 स्टूडेंट ही ये 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहे थे। 44 स्टूडेंट्स ने तो सिर्फ इसको इसलिए स्कोर किया है 720 क्योंकि इस एटम वाले क्वेश्चन को बोनस कर दिया गया था, 2 आंसर्स इसके करेक्ट दे दिए गए थे। सीजेआई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी ने इनको बहुत सीरियसली ले लिया इस मैटर को, पूरा केस इस पे चला गया और उन्होंने आईआईटी दिल्ली को 3 एक्सपर्ट की एक कमिटी बनाकर इस फाइनली जो ये क्वेश्चन है एटम वाला, इसका फाइनल आंसर देने के लिए जो कल दिन में 12 PM नून तक इसका जवाब देने के लिए बोला है, और फिर उसके बेसिस पे जो ये आईआईटी दिल्ली फाइनलाइज करेगी इस एटम वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए ऑप्शन नंबर या ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, वो पैनल डिसाइड करेगी। उसके बाद सीजेआई जो है वो वापस से कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को ही डिलीट करके 716 मार्क्स का कर दिया जाए पेपर, हो सकता है कि इनमें से दोनों ऑप्शंस को ही सही माना जाए, हो सकता है किसी एक ऑप्शन को सही माना जाए 1 को या 3 को।
ठीक है, जो भी ये वो आईआईटी दिल्ली डिसाइड करेगी उसके बाद वापस से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वापस से रिजल्ट डिक्लेयर करने का आदेश भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे सकता है। तो आज के इस कोर्ट केस के मामले में आप देख सकते हो कि ये जो बोनस क्वेश्चन है फिजिक्स वाला, ये एटम वाला जो क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा और आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्ट की 3 मेंबर की एक टीम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि इसका जो आंसर है वो जल्द से जल्द फाइनलाइज करके बताया जाए। ठीक है, इसके अलावा आज जो बात हुई वो ओएमआर स्कैम को लेके भी बात हुई। ओएमआर स्कैम को लेके इस तरीके से बात हुई कि जो गुजरात गोधरा में जो केस चल रहा है, जहां पे बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा बोला गया था कि आप पेपर खाली छोड़ देना, ओएमआर को बाद में आपकी भर दी जाएगी। ठीक है, इसमें मेन इश्यू जो था वो सिटी सेंटर कोऑर्डिनेटर का था, जैसे तुषार भट्ट जो पकड़ में भी आया है। ठीक है, तो इस ओएमआर स्कैम को पर्टिकुलर गोधरा सेंटर पे तो रोक दिया गया। इसमें मेन इश्यू ये है कि सिटी कोऑर्डिनेटर होता है, एक सिटी कोऑर्डिनेटर होता है और उस सिटी में काफी सारे सेंटर होते हैं, बहुत सारे सेंटर होते हैं, उन सभी का सिटी कोऑर्डिनेटर एक ही होता है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट का पेरेंट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर कोई भी इस सिटी कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर ले तो वो सारे सेंटर्स उसके अंडर में है, तो उन सारे सेंटर्स पे वो कुछ भी गड़बड़ी करवा सकता है। और ये जो सिटी कोऑर्डिनेटर है वो भी कोई बड़ा ऑफिसर, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर हो, कोई आरएस ऑफिसर हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस ऑफिसर हो, उस तरीके का ऑफिसर हो तो फिर भी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रह सकती है। लेकिन ये सेंटर कोऑर्डिनेटर्स जो है वो भी किसी न किसी प्राइवेट स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के भी नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल के किसी हेड को ही कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। तो इस तरीके से वो ओएमआर गलत आपको खाली छोड़ने के बाद भी ओएमआर को आंसर की के बेसिस पे पूरी फिल करने की गारंटी ये ले रहे थे। तो इस तरीके से ये तुषार भट्ट को भी पकड़ा गया था और ये गुजरात गोधरा वाले केस को तो रोक दिया गया। वहां पे गोधरा में तो ये चीज होने से रोक दी गई, लेकिन पता नहीं है इस चीज का कि ऐसा कितने सेंटर्स पे हुआ है। इस ओएमआर स्कैम को लेके भी आज कोर्ट में काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। साथ ही ये जो सिटी चॉइस है वो भी स्टूडेंट को अपनी चॉइस से मिल जाती है। ठीक है, किसी भी सिटी जो सेंटर है वो चूज कर सकता है। ओएमआर सील टाइम है वो भी फिक्स नहीं है कि 5:20 पे जब पेपर खत्म होगा तो ये सील ओएमआर सभी के सामने सील होके ये एक बॉक्स में फिर आगे ये ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस तरीके का कोई सील टाइम जो है वो भी बिल्कुल फिक्स नहीं है। तो इस तरीके से ये ओएमआर स्कैम को लेके भी कंप्लीट डिस्कशन हुआ। ठीक है, तो आज के ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो बात हुई वो सभी मुद्दों को लेके हुई। पेपर लीक को लेके हुई कि 4 मई की शाम को हुआ या 5 मई की सुबह हुआ। पेपर लीक जो है उसका एक्सटेंट किस लेवल पे है। एसबीआई बैंक और कैनरा बैंक वाला जो ये बहादुरगढ़ में केस था जज्जर में, इसको लेके भी बात हुई। इसके अलावा जो जज्जर सेंटर पे जिन स्टूडेंट्स ने 718 एंड 719 ग्रेस मार्क्स से स्कोर किए थे, उनकी रैंक्स में इतना फ्लक्चुएशन कैसे देखने को मिला। ओएमआर स्कैम जो है ये क्यों हो रहा है। इसके अलावा मेजरली ये फिजिक्स का जो बोनस क्वेश्चन है, ये बोनस क्वेश्चन के 2 आंसर क्यों दिए गए। बोनस क्वेश्चन के आंसर दिए इसीलिए एनटीए वालों ने बोला कि बोनस क्वेश्चन की वजह से 44 स्टूडेंट्स जो है वो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहे हैं, वरना सिर्फ 17 स्टूडेंट्स ही 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करते। तो ये मैटर भी कोर्ट में काफी ज्यादा चर्चा में रहा। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग अगर कल होती है तो फिर क्या फाइनल डिसीजन रह सकता है। देखिए, दोनों टाइप के वहां पे एडवोकेट्स हैं जो नो रीनीट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो एनटीए के जो वकील है वो तो सारी यही चाहते हैं कि वापस से नीट का एग्जाम नहीं हो। कुछ पेरेंट्स की तरफ से भी लॉयर्स हैं जो ये चाहते हैं कि वापस से एग्जाम ना हो, वापस से प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा। हमारे स्टूडेंट्स ने काफी मेहनत करके स्कोर किया है, बात भी सही है। वापस से अब इतने कम समय के अंदर फिर से एग्जाम होता है तो किस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो नो रीनीट को लेके भी चल रही हैं चर्चाएं, और रीनीट को लेके अभी 2 फाइनल सबमिशंस हुए हैं, जिसमें यह है कि अगर मास लेवल पे लीक हुआ है तो फिर रीनीट करवाया जाए, और अगर पूरे कंट्री में पैन इंडिया में अगर रीनीट करवाना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है उनका तो फिर से एग्जाम करवाया जाए। ठीक है, तो अब ये कंप्लीटली सीजेआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पैनल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वही डिसाइड करेगी कि वापस से एग्जाम होगा या नहीं होगा। और इस क्वेश्चन को, बोनस क्वेश्चन को लेके भी कल जो है वो डिसीजन आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का क्या होता है। या 1 और 3 दोनों ऑप्शन करेक्ट रहते हैं, रिजल्ट एज सच रहता है, या इनमें से किसी एक ऑप्शन को आईआईटी दिल्ली की जो एक्सपर्ट टीम है वो डिसाइड करती है तो वापस से रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तीसरी बार रिजल्ट डिक्लेयर होगा अगर वापस से रिजल्ट डिक्लेयर होता है। पहला रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर हो गया था,
ग्रेस स्टूडेंट्स का वापस से 23 जून को एग्जाम करवा के 30 जून को फिर से रिजल्ट दिया गया। और अगर ये बोनस क्वेश्चन में कोई कंट्रोवर्सी आती है, इस बोनस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होता है आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्ट टीम के अकॉर्डिंग, तो एक बार फिर से रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। नीट का एग्जाम वापस होगा ये नहीं होगा, ये पूरा वापस से अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता। ये पूरा कोर्ट के बेसिस पे ही है कि जो प्रूफ्स मिल रहे हैं, अगर वो मास पेपर लीक को प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली पूरा एग्जाम वापस से कंडक्ट होगा, नहीं तो फिर एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस काफी कम रहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।